हे गाइस, नमस्कार, सुसंध्या, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग सब? आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और बच्चों, इन दिनों हम लोग बात कर रहे हैं हमारे विजय बैच में जुलाई 21 सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए दो सब्जेक्ट का रिवीजन यानी लॉ एंड ऑडिट, जिसका रेगुलर क्लास आप लोगों के लिए इसी चैनल पर आ रहा है। लास्ट दो लेक्चर में हम लोगों ने लॉ के कुछ प्रोविजंस के ऊपर बात की है। आज की हमारी जो क्लास है वो भी कल की क्लास का ही कंटिन्यू पार्ट है, जहां हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वाली डेफिनेशंस के ऊपर बात कर रहे हैं। और उसके बाद बच्चों अगले जो 3 लेक्चर्स आपके पास में आएंगे वो होने वाले हैं ऑडिट के लेक्चर्स। जी हाँ, लॉ एंड ऑडिट दोनों की तैयारी जबरदस्त वाली हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, तो बिल्कुल आप मेरे साथ में बने रहेंगे तैयारी करने के लिए। चलिए जी, तो कल हम लोगों ने लास्ट डेफिनेशन हमारा सेक्शन 2 क्लॉज 60 में ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट पर बात कर लिया था। अब बच्चों इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की कड़ी में आगे बढ़ जाते हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन जो एग्जाम के हिसाब से अच्छी है, आप लोगों को नॉलेज में भी है, और वो डेफिनेशन है 1 पर्सन कंपनी की। बहुत छोटी सी है लेकिन सबको पता है, कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर, बच्चों उसको हम कहते हैं 1 पर्सन कंपनी। बराबर। अगला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बच्चों एक और मैं लेने वाला हूं, वो है पेड अप शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल पेड अप। इसको समझिएगा। वैसे पेड अप कैपिटल का डेफिनेशन बहुत इजी है भाई। सिंपली वो कैपिटल जो पेड अप हो गया, जिसके ऊपर पब्लिक ने पे कर दिया, जिसके ऊपर सब्सक्राइबर्स ने पे कर दिया, इट्स कॉल्ड पेड अप कैपिटल। लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज वाइज कई बार दिक्कत करती है डेफिनेशन। यहां पे लिखा है सच एग्रीगेट अमाउंट ऑफ मनी क्रेडिटेड एज पेड अप as is equivalent to the amount received as paid up in respect of share issued। तो समझिएगा, यहां पे लिखा है कि वो एग्रीगेट अमाउंट जो एज पेड अप कंपनी को शेयर्स पे रिसीव हुआ और जिसको कंपनी ने किया है अपने पास में क्रेडिट। बराबर से, बहुत सिंपल है बच्चों, क्रेडिटेड पेड अप अमाउंट एंड ऑल्सो इंक्लूड एनी अमाउंट क्रेडिटेड एज पेड अप इन रेस्पेक्ट ऑफ द शेयर्स ऑफ कंपनी। अब हमने कहा सर ये 2 बार क्रेडिटेड वर्ड क्यों लिखा है, बट डज नॉट इंक्लूड एनी अदर अमाउंट रिसीव इन रेस्पेक्ट ऑफ सच शेयर बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, ये इन्होंने लिखा। तो कई बार इस डेफिनेशन को पढ़ के लगता है कि सर ये कहना क्या चाह रहे हो, एग्जाम में तो हमको लिखना पड़ेगा सच एग्रीगेट अमाउंट ऑफ मनी क्रेडिटेड एज पेड अप एज इज इक्विवेलेंट टू द अमाउंट रिसीव एज पेड अप इन रेस्पेक्ट ऑफ शेयर इश्यूड एंड इंक्लूड्स। सर यहां तक की डेफिनेशन तो समझ में आती है कि जो भी अमाउंट एज पेड अप आया, जो हमने क्रेडिट कर दिया कैपिटल के अंदर, सर वो पेड अप कहलाएगा। लेकिन ये बात की 2 बातें क्या है बच्चों को, बहुत सिंपल है। आप लोग सब जानते हैं कि हम लोग जब भी कैपिटल की एंट्री करते हैं, बराबर से, तो हम लोगों को पता है कि हम शेयर कैपिटल अकाउंट को हमेशा बच्चों करते हैं क्रेडिट, है ना। और जो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, सॉरी क्रेडिट हो रहा है, वही हमारा एक्चुअल में पेड अप वाला अमाउंट है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि कई बार हमारे पास काफी अमाउंट आ जाता है बच्चों कॉल्स इन एडवांस का, है ना। तो हम क्या करते हैं कि जैसे कोई भी पैसा हमारे पास में रिसीव हुआ, बराबर, बैंक अकाउंट डेबिट हमने किया टू शेयर कैपिटल, टू बच्चों हम लोग कर देते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो ये कॉल्स इन एडवांस भी आया तो इशूड शेयर्स के ऊपर ही है, लेकिन वो शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है, बराबर। इसीलिए इन्होंने लिखा does not include any amount received in respect of such share। ये एक्चुअल में बात हो रही है बच्चों कॉल्स इन एडवांस की, कि भैया आया तो शेयर्स के ऊपर ही है, आपने क्रेडिट भी किया है, लेकिन ये पेड अप कैपिटल का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, बराबर से। हाँ, अब ये क्रेडिट कब होगा, जब कंपनी नेक्स्ट कॉल कभी मंगवाएगी, तो आप लोग जानते हो कि हम इस कॉल्स इन एडवांस के अकाउंट को डेबिट कर देंगे और 2 हमारी शेयर कैपिटल की एंट्री होगी, तब जाकर के क्रेडिट हो पाएगा और तब ये शेयर कैपिटल का पार्ट बनेगा बच्चों पेड अप कैपिटल का। बस ये इस डेफिनेशन का मीनिंग था जो आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो जो भी पैसा क्रेडिट हो रहा है एज अ पेड अप कैपिटल, वो चाहे तो पहली बार में हो गया, चाहे तो आगे कॉल्स इन एडवांस का ट्रांसफर हो गया, दोनों ही इसके अंदर कवर है, आप लोग को ध्यान में रखना है। लेकिन कॉल्स इन एडवांस जब आपका रिसीव हो गया, आपने 7 रुपीज मंगवाए थे और 10 रुपीज किसी शेयर होल्डर ने दे दिए, तो 3 रुपीज का अमाउंट पेड अप कैपिटल का पार्ट नहीं होगा। ये लोग आप सब अकाउंटिंग फंडे जानते हो, तो आपको सबको अच्छी तरह से आता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है, बराबर से बच्चे लोगों। आगे बढ़ जाऊं। तो अगला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बच्चे लोगों,
मेरे ख्याल से प्राइवेट पब्लिक का डेफिनेशन तो आप सब लोग को बहुत अच्छी तरह से पता है। अगला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वैसे तो बच्चे लोगों को प्राइवेट कंपनी का है, और मुझे लगता है प्राइवेट कंपनी आप सबको अच्छी तरह से पता है, फिर भी एक छोटा सा रिवीजन लगा लेते हैं। देखिए, प्राइवेट कंपनी वो है जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल तो जो भी प्रेस्क्राइब होगा और एट प्रेजेंट कुछ भी प्रेस्क्राइब नहीं है। देखिए, इन्होंने कुछ लिखा है क्या स्टार लगा के, ये देखिए, देयर इज नो मिनिमम पेड अप कैपिटल, अभी तक कोई भी ऐसा प्रिस्क्रिप्शन नहीं है ना। चलिए जी, अब ये कंपनी अपने आर्टिकल्स के थ्रू अपने शेयर के ट्रांसफर पर रेस्ट्रिक्शन लगाती है। 1% कंपनी को छोड़ करके मेंबर्स का मैक्सिमम लिमिट 200 तक करती है, बराबर। और 200 की ये जो लिमिट है बच्चों, इसमें अगर ज्वाइंट शेयर होल्डर्स हैं तो उनको सिंगल काउंट करती है, और ऐसे लोग who are in employment of the company, बच्चों समझिएगा, ऐसे लोग, ऐसे पर्सन जो कंपनी के मेंबर हैं और साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट में भी है, उन्हें हम इस 200 की लिमिट में काउंट नहीं करते हैं। या ऐसे लोग जो फॉर्मर एम्प्लॉयमेंट में थे, मतलब जो हमारे एम्प्लॉयमेंट में थे, हमने उनको शेयर होल्डर बनाया, देन उन्होंने एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिया, नाउ दे आर फॉर्मर एम्प्लॉइज, उनको भी हम 200 की लिस्ट में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोविजन मेरे ख्याल से सबको पता है, शेल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ मेंबर, 200 में काउंट नहीं करना है। हम इसको शॉर्ट में बोल देते हैं बच्चे लोगों कि ये हमारे हो गए एम्प्लॉइज हु आर आल्सो शेयर होल्डर ऑफ कंपनी, और ये हमारे हो गए बच्चों फॉर्मर एम्प्लॉय या एक्स एम्प्लॉय, आप इनको बोल सकते हो, जो इस 200 की लिस्ट के अंदर काउंट नहीं होने वाले हैं। ठीक है, बराबर से, कोई टेंशन नहीं। और बच्चों, ऐसी कंपनी प्रोहिबिट करती है एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब दी शेयर्स, यानी पब्लिक सब्सक्रिप्शन को ये एब्सोल्युटली रेस्ट्रिक्ट करती है, प्रोहिबिट करती है कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक से शेयर कैपिटल सिक्योरिटीज पर पैसा नहीं मंगवा सकती है, आपको ध्यान में रखना है, बराबर, कोई टेंशन नहीं। नाउ द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम पेड अप कैपिटल, ऐसे तो अभी इनके ऊपर भी नहीं है, लेकिन सेक्शन 8 पर वो एप्लीकेबल नहीं है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए जी, और सेक्शन 8 कंपनी को अगर ये एग्जम्पशन चाहिए तो वही अपना पुराना पॉइंट है, 137 और 92 में किसी तरह का कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बच्चों, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर बच्चों एक क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन आप लोगों ने जरूर करके रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ से एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। देखिएगा, एक क्वेश्चन इन्होंने दिया ये वाला, फ्लोरा फोरा लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक कंपनी और देयर आर 230 मेंबर्स इन द कंपनी। बच्चों, एक पब्लिक कंपनी और 230 मेंबर है, और मेंबर का सारा डिटेल आपको यहाँ पे देके रखा है। ठीक है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज टू कन्वर्ट इनटू प्राइवेट कंपनी। अब बीओडीज चाहते हैं कि इस पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो आपसे पूछा कि बताओ क्या कोई रिडक्शन करना पड़ेगा क्या, है ना। तो अब एग्जैक्टली अपने को देखने में लगता है कि सर 230 मेंबर है और प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर ही हो सकते हैं, तो क्या हमको 30 मेंबर्स यहाँ पे कम करने पड़ेंगे क्या? बच्चों, नहीं करने पड़ेंगे। या करने पड़ेंगे, आओ चेक करते हैं, है ना, यही हमारा क्वेश्चन है। अब सबसे पहले जब प्राइवेट कंपनी के हिसाब से बच्चों मेंबर्स के बारे में सोचेंगे, तो डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स दे आर कवर्ड, ये कवर्ड रहेंगे बच्चे लोगों। यहाँ मैं थोड़ा सा इसको कवर्ड वाले में डाल देता हूं कि हाँ भाई, ये जो लोग हमारे हैं ये बिल्कुल इसमें कवर रहने वाले हैं। चलिए, ये कवर रहेंगे बच्चों, जो हमारी डेफिनेशन है प्राइवेट कंपनी की उसके मेंबर्स में कवर है। आप लोग सब जानते हो एम्प्लॉइज को हम 200 की लिमिट में इंक्लूड नहीं करते, तो इनको मत करिए। एक्स एम्प्लॉइज मतलब हमारे फॉर्मर एम्प्लॉइज, इनको हमने शेयर्स तब अलॉट किए थे जब ये हमारे कंपनी के एम्प्लॉइज थे, तो इनको भी इंक्लूड नहीं करना है, बराबर। नेक्स्ट नंबर पे आता है बच्चों 5 कपल हैं, 5 कपल होल्डिंग शेयर जॉइंटली इन द नेम ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, बराबर से। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे 10 की काउंटिंग हो रही है बच्चे लोगों। अब हम लोग जानते हैं कि आपने 10 काउंट किए हैं, लेकिन ज्वाइंट शेयर होल्डर्स को हमको काउंट करना चाहिए बेसिकली कितना, 5 ही काउंट करना चाहिए, तो ये 5 काउंट होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो और अदर्स बच्चों हमारे पास में है, अदर्स हमारे पास में कितने हैं, 145, इनको भी काउंट करना है। तो अगर एक प्राइवेट कंपनी के नजर से सोचे हैं तो हमारे पास में है 145, ये हमारे पास में हो गए 5, और देन हमारे पास में हो गए बच्चों 50। तो क्या लगता है बच्चे लोगों, 200 का टोटल हो रहा है, और 200 तो परमिसिबल है, इसीलिए इनको रिडक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए अपन देख लेते हैं आंसर क्या कहता है। ये देखिए बच्चे लोगों, यही हमने किया, हमने 50 को इंक्लूड कर लिया, 5 कपल्स 5 ही लेने, ज्वाइंट शेयर होल्डर आर ट्रीटेड एज सिंगल शेयर होल्डर, और रिमेनिंग 145 टोटल 200 का होता है। क्योंकि एम्प्लॉइज और एक्स एम्प्लॉइज को 200 की काउंटिंग में अपन नहीं लेते, तो इस वजह से बच्चों ये पॉइंट जो है वो हमारा अच्छा पॉइंट के अंदर आ सकता है।
तो ये प्राइवेट कंपनी वैसे तो अगले चैप्टर का पार्ट है आपका, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन अपने को दे रखा था तो हमने इस क्वेश्चन को यहाँ से कवर कर लिया है। ठीक है बच्चों, याद रखोगे आप लोग, अच्छा पॉइंट है। चलिए आपको आगे लेके चलता हूँ। प्रमोटर का डेफिनेशन भी एग्जाम के हिसाब से काफी अच्छा काउंट होता है बच्चों। और अगेन प्रमोटर का जो टॉपिक है वो आप लोगों के वैसे तो चैप्टर नंबर 2 का पार्ट हो जाएगा। वैसे आप लोग सब जानते हो सेक्शन 2 क्लॉज 69 में प्रमोटर का डेफिनेशन है। कई बार डायरेक्ट आ जाता है कि इस पर कमेंट करिए, इसका डेफिनेशन लिखिए। तो सबसे पहले नंबर पे लिखा है प्रमोटर कौन? अ पर्सन हु हैज बीन नेम्ड एज सच इन प्रोस्पेक्टस। ऐसा कोई पर्सन जिसका नाम कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में लिखा है कि ही इज आवर प्रमोटर, और आइडेंटिफाई द कंपनी इन एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92। आप लोग सब जानते हो प्रोस्पेक्टस के लिए सेक्शन काम कर जाएगा 26, जहां उसके कंटेंट्स आते हैं। तो ऐसा पर्सन जिसका नाम कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में लिखा कि भाई ये हमारा प्रमोटर है ना, या कंपनी जो हर साल एनुअल रिटर्न फाइल करती है एनुअल जनरल मीटिंग के बाद 60 डेज में, उसमें उन्होंने उस बंदे का नाम, उसमें कॉलम होता है बच्चों जहां पे आपको प्रमोटर्स के नाम देने होते हैं, तो जिस पर्सन का नाम वहां पे लिखा है वो माना जाएगा कंपनी का प्रमोटर। एक तरीका तो ये है। फिर बच्चों अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो और लगा के इन्होंने एक और चीज लिख दी, हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ऐसा बंदा जो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करता है, वेदर डायरेक्टली करता है या इनडायरेक्टली करता है ना, वेदर एज अ शेयर होल्डर करता है, डायरेक्टर करता है, अदरवाइज करता है। आपको याद हो तो सेम डेफिनेशन हम लोग कंट्रोल के अंदर पढ़ करके आए हैं, है ना। तो आज सपोज करो कि कोई कंपनी है बच्चों एस लिमिटेड, समझना है ना। अब इस कंपनी की एक पेरेंट कंपनी है बच्चों एच लिमिटेड, समझिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से, और इस सब्सिडरी की एक और सब्सिडरी है बच्चे लोगों बी लिमिटेड। तो एक्चुअल में बी लिमिटेड पर इनडायरेक्ट कंट्रोल एच लिमिटेड का है, समझ रहे हैं आप लोग। बी लिमिटेड पे इनडायरेक्टली कंट्रोल जो है वो एच लिमिटेड का हो गया, क्योंकि आप लोग सब जानते हो सब्सिडरी की सब्सिडरी होल्डिंग की सब्सिडरी होती है। तो बी लिमिटेड के डिसीजंस मेकिंग के ऊपर कंट्रोल सारा एच का है। इन्होंने क्या कर रखा है, एस लिमिटेड के बीओडीज पे भी कंट्रोल कर रखा है और बी लिमिटेड के बीओडीज पे भी इनका कंट्रोल है। तो बच्चों इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि एच लिमिटेड बी लिमिटेड की प्रमोटर है। सर एक कंपनी दूसरी कंपनी की प्रमोटर हो सकती है क्या? अरे बिल्कुल हो सकती है भाई। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स एक्वायर कर सकती है तो शेयर एक्वायर करके आपके पास कंट्रोल आ सकता है ना, और एग्रीमेंट के थ्रू भी कंट्रोल आ सकता है और आप प्रमोटर की डेफिनेशन में आ सकते हैं। जैसे कई सारी कंपनीज हो गया, मान लीजिए टाटा सन्स है, टाटा सन्स टाटा ग्रुप की सारी कंपनीज की प्रमोटर हो सकती है, क्योंकि उस एक टाटा सन्स का उन सारी कंपनीज के अफेयर्स के ऊपर कंट्रोल रहेगा, तो वो इस डेफिनेशन के अंदर बच्चों आ सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है, बराबर, सिंपल। तीसरे नंबर पे अ पर्सन इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस। ऐसा बंदा जिसकी एडवाइस के अकॉर्डिंग या जिसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग या जिसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज कम्स टू एक्ट। सर ये क्या हुआ बच्चों? जिसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बीओडीज की काम करने की आदत पड़ चुकी है, बराबर, एक परंपरा बन गई उनकी, बराबर से, यार ये बंदे के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं, इसकी एडवाइस के अकॉर्डिंग काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए टाटा ग्रुप कहता है सर भले ही रतन टाटा इस वक्त हमारी किसी पोस्ट पर नहीं है, मान लेते हैं रतन टाटा जी हमारी किसी भी पोस्ट पर नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा कंपनी कुछ भी काम कर रहा है तो उसमें जो एडवाइस है, जो डायरेक्शन है, जो इंस्ट्रक्शन है, वो सारा रतन टाटा जी का ध्यान में रखा जाता है और हमारे बीओडीज उनकी बात को सुनता है, उनकी बात को मानता है बच्चों, तो उनका नाम एज प्रमोटर कहा जा सकता है। ये हमको ध्यान में रखना है। लेकिन जैसे आपने कंट्रोल में पढ़ा था, अगर इस सी वाले पॉइंट में बच्चों अगर किसी ने अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में कोई ओपिनियन दिया, मैंने आपको कहा था मान लीजिए टाटा ग्रुप का मैं एडवोकेट हूं, टाटा ग्रुप का लीगल एडवाइजर मैं हूं और मेरी एडवाइस के अकॉर्डिंग टाटा ग्रुप बहुत सारे डिसीजन लेता है, तो क्या मैं प्रमोटर की डेफिनेशन में आ जाऊंगा? क्या नहीं आऊंगा जी, क्योंकि मैं एडवाइस कर रहा हूं अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में, जिसके बदले में वो लोग मुझे फीस पे कर रहे हैं, तो मैं प्रमोटर की कैटेगरी में नहीं आऊंगा। ठीक है, बराबर। तो 3 लोग हो गए जिसका नाम प्रोस्पेक्टस के अंदर है या सेक्शन 92 के हिसाब से एनुअल रिटर्न में है, जो कंपनी के अफेयर्स पर कंट्रोल करता है या जिसकी एडवाइस के अकॉर्डिंग बीओडीज काम करता है बच्चों, वो कहलाएगा प्रमोटर। तो ये भी एक अच्छा डेफिनेशन एग्जाम के हिसाब से जो आप लोगों को देख करके जाना चाहिए। चलिए, पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन बच्चों बहुत सिंपल है, मेरे ख्याल से आप सबको पता है, विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, और पब्लिक का सब्सिडरी भी पब्लिक कंपनी होता है। चलो आप लोगों को एग्जाम्पल यहाँ से करवा देता हूँ मैं। यहाँ लिखा है बच्चों ए प्राइवेट लिमिटेड इज होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ एबी लिमिटेड। पब्लिक की ये सब्सिडरी है और अ पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013।
अब ए प्राइवेट लिमिटेड चाहती है कि उसको एग्जम्पशंस मिले प्राइवेट कंपनीज वाले। इन दिस केस सिंस ए प्राइवेट लिमिटेड इज सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी बच्चों, इसलिए ए को भी डीम टू बी पब्लिक कंपनी माना जाएगा और इसको प्राइवेट कंपनी वाले एग्जम्पशंस मिलने वाले नहीं है ना। कई बार बच्चों नहीं तो क्या होता है कि जैसे किसी ने पब्लिक कंपनी बनाई, अब उसको लगता है यार पब्लिक कंपनी में तो हमको एग्जम्पशन मिल ही नहीं रहे और हमको कुछ काम करना है और काम के लिए एग्जम्पशन चाहिए, तो ये लोग क्या करते हैं कि अपनी एक सब्सिडरी बना लेते हैं प्राइवेट कंपनी और उसके थ्रू वो सारे के सारे काम भी कर लेते हैं और एग्जम्पशन भी ले लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या रूल बना दिया, पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी कंपनी भी पब्लिक कंपनी होगा और उसे प्राइवेट कंपनी वाले एग्जम्पशंस नहीं मिलेंगे। ये इसके अंदर आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। बराबर समझ गए बच्चे लोगों? चलिए जी, अभी रेटेड पार्टी का डेफिनेशन अच्छा है लेकिन ये सीए फाइनल के अंदर ज्यादा काम आता है बच्चे लोगों। रेटेड पार्टी हमारे यहाँ पे सिर्फ एक दो जगह पे कवर हुआ है लेकिन ज्यादा उतना बड़ा इसके ऊपर क्वेश्चंस के बाद नहीं बनता है। ठीक है, तो किसी टॉपिक के किसी रिवीजन पॉइंट के अंदर अगर इसकी जरूरत पड़ी तो हम इसको जरूर कवर करेंगे। खास करके बच्चों कई बार जब हम लोग ऑडिटर्स वाले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं तब हमको रेटेड पार्टी की जरूरत होती है। ठीक है, लेकिन एग्जाम वाइज अगर देखें तो हमारे लिए कुछ और डेफिनेशंस हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिनमें से एक आती है बच्चे लोगों और रिलेटिव्स। बराबर, बहुत प्यारी डेफिनेशन है, एग्जाम के हिसाब से सुपर इंपॉर्टेंट मानी जाती है। आइए इसको भी चेक करते हैं। रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन कभी कभार इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी पॉइंट के साथ में अगर जरूरत पड़ा तो मैं इसको जरूर आपके लिए कवर कर दूंगा। ठीक है, यहां से पढ़ते हैं बच्चों। रिलेटिव की डेफिनेशन में कहा गया विद रेफरेंस टू एनी पर्सन मींस एनीवन हु इज रिलेटेड टू अनदर इफ। समझिएगा, एक तो एचयूएफ के जो भी मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे हो गए रिलेटिव्स, हस्बैंड एंड वाइफ बट ऑब्वियसली रिलेटिव हो गए। उसके अलावा अगर किसी पर्सन के लिए हम लोग बात करें कि कौन कौन से रिलेशंस इस डेफिनेशन में कवर होंगे, यहां आपको एक बात बहुत क्लियर कर देता हूं, यहां पे टैक्स की डेफिनेशन हमसे बिल्कुल अलग है। तो हर एक्ट ने कई सारे पॉइंट पे अपना डेफिनेशन दे रखा है बच्चों, तो वो आपको इस डेफिनेशन के साथ में कतई मिक्स नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। चलो, तो रिलेटिव की डेफिनेशन के अंदर एक मजेदार चीज है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले आप देखिए कितना सिंपल दे रखा है। नंबर 1 पे आपको दिया फादर, जिसमें स्टेप फादर भी इंक्लूड है। सेकंड नंबर पे मम्मी आ गई, मम्मी के अंदर स्टेप मम्मी भी इंक्लूड है। अब इसमें और टैक्स वाली आपकी कोई बात नहीं आएगी इसके अंदर, तो सिर्फ स्टेप ब्रदर, स्टेप फादर, स्टेप मदर को हमने इंक्लूड किया हुआ है बराबर से, और कोई भी तरह का रिलेशन इसके अंदर नहीं। वहां आप लोग बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से आप लोग वहां पे हाफ ब्रदर भी पढ़ते हैं और भी कई चीजें पढ़ते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एकदम साफ सुथरी सिंपल सी डेफिनेशन है, ज्यादा कोई टेंशन नहीं है बराबर से। सन क्या हो गया बच्चे लोगों, सन के अंदर स्टेप सन भी इंक्लूड है, याद रखिएगा, और सन की वाइफ भी रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर है। अब ये पॉइंट बहुत खतरनाक है बच्चों, डॉटर की डेफिनेशन में इंक्लूडिंग स्टेप डॉटर कवर नहीं है। देखिए, स्टेप फादर है, स्टेप मदर है, स्टेप सन है, लेकिन स्टेप डॉटर कवर नहीं है। हाँ, इवन बच्चों डॉटर का हस्बैंड कवर है, ब्रदर कवर है, ब्रदर में स्टेप ब्रदर भी कवर है, सिस्टर कवर है, उसमें स्टेप सिस्टर भी कवर है। एक ही जगह पे ना इंसाफी दिख रही है अपने को, स्टेप डॉटर इस डेफिनेशन के अंदर इन्होंने कवर नहीं की। तो अब एक मजेदार चीज हो गई, सोचिएगा कि ये एक पर्सन है जो फादर है और ये इनकी स्टेप डॉटर है बच्चों, ये इनकी स्टेप डॉटर है। अब अगर मैं फादर के रिलेटिव्स की डेफिनेशन सोचूं कि भाई ये तो फादर है, इनके रिलेटिव्स कौन कौन है, तो उसमें स्टेप डॉटर जो है वो कवर नहीं है बराबर। लेकिन अगर मैं इस डॉटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो डॉटर के रिलेटिव्स की अगर बात करूं तो स्टेप फादर जो है बच्चों वो फादर की डेफिनेशन में कवर है। मतलब कंपनीज एक्ट के हिसाब से ये पापा के लिए इनकी जो स्टेप बेटी है, स्टेप डॉटर है, वो रिलेटिव नहीं है। लेकिन इस बेटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो इसके पापा जो है वो इसके रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर है, क्योंकि फादर में बच्चों हमने स्टेप फादर को इंक्लूड किया है, लेकिन डॉटर की डेफिनेशन में स्टेप डॉटर इंक्लूड नहीं है। तो जब भी आप क्वेश्चंस करें तो इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा खास फोकस करना बराबर। ये एक बहुत जबरदस्त वाला कह सकते हैं झोलमाल है, गोलमाल है इस सेक्शन के अंदर, तो ये थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए बराबर से बच्चे लोगों को, कोई टेंशन नहीं। चलिए जी, अगला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपके पास एक और है, एक तरह से आपका टाइप्स ऑफ कंपनी का छोटा मोटा टॉपिक भी यहाँ पे इस चैप्टर के साथ ही कवर हो रहा है। इसको स्मॉल कंपनी। सर ये क्या है? स्मॉल कंपनी मीन्स ए कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। सर पब्लिक कंपनी के अलावा क्या होता है भाई, आओ इसके अंदर भी देख लेते हैं हम लोग। स्मॉल कंपनी हमेशा प्राइवेट कंपनी का पार्ट ही मानी जाएगी, इट इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी। लेकिन इसकी खासियत क्या है बच्चों
जिसका पेड अप शेयर कैपिटल जो है डजंट एक्सीड 50 लाख रुपीस। फोकस करिएगा, 50 लाख रुपीस से ज्यादा जिसका पेड अप कैपिटल नहीं होगा, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जो 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा, ये वाले प्रोविजन का आपसे लेना देना नहीं है बच्चों। ये वाली लाइन एग्जाम में सिर्फ लिखने के लिए है, लेकिन एग्जाम में इसको अप्लाई मत करना। एग्जाम में अप्लाई मत करने का मतलब, कई स्टूडेंट इसको मैक्सिमम 10 करोड़ समझ के चले जाते हैं बच्चों। नहीं, अभी भी जो डेफिनेशन में वो 50 लाख का ही पार्ट है। तो आपको ध्यान में रखना है मैक्स कैपिटल कितना होगा बच्चे लोगों, 50 लाख से ज्यादा कैपिटल नहीं होनी चाहिए। और जहां तक बात करें अगर हम लोग टर्नओवर की, एज पर P&L लॉस अकाउंट फॉर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, वो कभी भी बच्चों डजंट एक्सीड 2 करोड़ रुपीस, वो 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ये आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखने वाले हैं, बराबर। सर ये आगे 100 करोड़, ये अभी एप्लीकेबल नहीं है भाई। वो कल को अगर ये बढ़ाना चाहे तो गवर्नमेंट बढ़ा सकती है, लेकिन अभी तक जो एप्लीकेबल है, अभी जब तक आप ये लेक्चर देख रहे होंगे तब तक जो एप्लीकेबल है, इवन आपके एग्जाम्स तक भी जो एप्लीकेबल बच्चों, वो रहेगा पेड अप कैपिटल 50 लाख। एंड का पोर्शन लगाया है, मतलब कंपनी हैव टू फुलफिल बोथ दी कंडीशन। एक भी कंडीशन अगर यहां से हटी, आपका टर्नओवर अगर 2 करोड़ से ऊपर निकल गया, नाउ कंपनी जो है वो स्मॉल कंपनी नहीं रहेगी, वेदर प्राइवेट कंपनी बने पब्लिक कंपनी बने, बराबर से सेम पेड अप शेयर कैपिटल अगर आपका 50 लाख से एक्सीड कर गया, टर्नओवर भले ही 2 करोड़ से कम का है, तो भी कंपनी का स्टेटस चेंज हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है, बहुत सिंपल सी बात है। और बच्चों स्मॉल कंपनी के प्रोविजन होल्डिंग सब्सिडरी पे नहीं लगते। मतलब समझो, कोई भी होल्डिंग कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती, कोई भी सब्सिडरी कंपनी स्मॉल कंपनी कभी भी नहीं हो सकती, वो कवर ही नहीं डेफिनेशन में। सेम उसी तरह से अगर आप एक सेक्शन 8 कंपनी स्मॉल कंपनी के रेफरेंस में खोलना चाह रहे हो तो अलाउड नहीं है। और अगर कोई स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, बच्चों स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में LIC है, बराबर, कोई बैंकिंग कंपनी है, अब वो सब कहाँ स्मॉल कंपनी होती है। आज बैंकिंग कंपनी को बैंकिंग बिजनेस चालू करने के लिए 100-200 करोड़ का कैपिटल चाहिए, और यहाँ तो आप कैपिटल 50 लाख पे लिमिट पे ला रहे हो, तो इसीलिए इनमें भी स्मॉल कंपनी नहीं आएगी। मतलब ये हो गया कि कोई भी स्मॉल कंपनी कभी किसी की होल्डिंग या सब्सिडरी नहीं हो सकती, बराबर। कोई भी स्मॉल कंपनी सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो सकती, कोई भी स्मॉल कंपनी स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में बनी हुई कंपनी नहीं हो सकती है। लॉ का क्लियर कट प्रोहिबिशन लगा हुआ है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है, बराबर। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों, कर लेते हैं। अच्छा, सेक्शन 2 क्लॉज 85 काम कर रहा था। H लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ S प्राइवेट लिमिटेड as per the last profit and loss account for the year ended 31st March 19। टर्नओवर बच्चों है इनका 1.5 करोड़ का। टर्नओवर कितना अलाउड था बच्चों, 2 करोड़, इनका 1.5 करोड़ का है। पेड अप शेयर कैपिटल इनका 40 लाख का है, 50 लाख से कम है। सिंस एस प्राइवेट लिमिटेड एज पर टर्नओवर एंड कैपिटल क्वालिफाइड द स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी, बिल्कुल आप स्मॉल कंपनी कहलाएंगे, अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। लेकिन 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 आगे पढ़ो, आगे पढ़ो बच्चों, आगे पढ़ो। क्वालिफाई फॉर स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी, इट वांट्स टू कैटेगराइज एज ए स्मॉल कंपनी। प्रॉब्लम क्या हो गई बच्चों, ये कंपनी जो है वो किसी की सब्सिडरी है। H लिमिटेड इज द होल्डिंग ऑफ S प्राइवेट लिमिटेड, और S प्राइवेट लिमिटेड जो है वो H की सब्सिडरी कंपनी है। और मैंने आपको कहा था कि कंडीशंस तो आप पूरी कर रहे हो, लेकिन स्मॉल कंपनी कभी किसी की सब्सिडरी या होल्डिंग नहीं हो सकती है। तो S प्राइवेट लिमिटेड कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज ए स्मॉल कंपनी, इसमें नहीं आएगी, बिकॉज इट इज सब्सिडरी ऑफ द अनदर कंपनी। बच्चे लोगों, तो ये क्वेश्चन ध्यान से करके जाइएगा, ये ICAI के बुकलेट के अंदर भी कवर है। कंडीशन पढ़ते ही सारे स्टूडेंट्स का खोपड़ी चलता है, यस दिस इज ए स्मॉल कंपनी। पर बच्चों चूंकि ये सब्सिडरी है किसी की, और स्मॉल कंपनी न किसी की होल्डिंग न किसी की सब्सिडरी, अपने को ध्यान में रखना है, बराबर से। कोई टेंशन नहीं बच्चों, आगे बढ़ जाओ। चलिए जी, अब अगला सब्सिडरी होल्डिंग का हमारा एक अलग ही कंसेप्ट है, जो आप टाइप्स ऑफ कंपनीज के अंदर पढ़ते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको कवर नहीं लिया है अभी तक। और उसके बाद में बच्चों कुछ डेफिनेशंस और टोटल वोटिंग पावर, जैसा मैं आपसे कह भी रहा था। अच्छा, एक काम जरूर कर लेंगे, कुछ स्टूडेंट्स का डिमांड था मुझे, फिर भी ऑडिट वालों का भी और कुछ CA फाइनल वालों का भी, कि सर रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन एक बार समझा दीजिए। तो रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन पे मैं अलग से एक लेक्चर बना दूंगा छोटा सा, जिसमें कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेकर के हम रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन पूरा समझ लेंगे, ठीक है। आइए टोटल वोटिंग पावर देखते हैं। इन रिलेशन टू एनी मैटर मीन्स द टोटल नंबर ऑफ वोट्स which may be cast in regard to that matter on a poll at a meeting of a company। बच्चों समझना, इन्होंने कहा कि भाई मतलब क्या है इसका। आप लोग जानते हो कि किसी भी मीटिंग में वोट करने के लिए एक तो हमारे पास में शो ऑफ हैंड्स है, और एक हमारे पास में ये वाला मेथड हमारा आ रहा है, कौन सा, पोल वाला, बराबर।
तो शो ऑफ हैंड्स में 1% 1 वोट होता है, लेकिन पोलिंग के अंदर बच्चों जितना नंबर ऑफ शेयर्स है या जितनी नंबर ऑफ कैपिटल है उसके हिसाब से आपको वोटिंग के राइट्स मिलते हैं। ठीक है, तो यही कह रहे हो कि अगर मान लीजिए किसी कंपनी की कोई मीटिंग हो रही है जिसमें सारे के सारे मेंबर्स मान लो आते हैं और वो खुद ही अपने प्रॉक्सीज के थ्रू वोट करते हैं पोलिंग में, तो जितने वोट पड़ते हैं बच्चों उनको माना जाएगा टोटल वोटिंग पावर। समझ रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अगर सपोज करो फॉर एग्जाम्पल बच्चे लोगों, किसी कंपनी के अंदर 5000 मेंबर्स हैं जिनके पास में करीब करीब 5 लाख बच्चों शेयर्स हैं, 5 लाख शेयर्स हैं। अब ये कह रहे हैं कि उस कंपनी की मान लो कोई ऐसी मीटिंग में जहां पे ये सारे के सारे मेंबर प्रेजेंट होकर के अगर वोट करते हो पोलिंग में, तो जितने वोट होते हैं वही कंपनी का टोटल वोटिंग पावर माना जाएगा। तो बच्चे लोगों बट ऑब्वियसली 5 लाख जो है वो इसका टोटल वोटिंग पावर माना जाएगा। ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। जितने शेयर्स बच्चों उतने वोट माने जाएंगे, अपने को ध्यान में रखना है। और कई जगह पे जैसे हमने गवर्नमेंट कंपनी कल पढ़ा, वहां वैसे तो कैपिटल बेस होता है, लेकिन अगर डीबीआर इश्यू कर रखा है बच्चे लोगों तो अपने को ध्यान में रखना है। डीबीआर के केस में क्या होता है, जितने आपके पास में शेयर्स होंगे, टोटल वोटिंग राइट होंगे, उस पर अगर कंट्रोल होगा तभी अपना गवर्नमेंट कंपनी का कंसेप्ट निकल करके आएगा। कल अपने प्रोविजन पढ़ा था कि अपने वहां फिर कैपिटल की जगह टोटल वोटिंग पावर हो जाएगा। सर डीबीआर के होने से क्या चेंज हो सकता है? सर बताओ बच्चों, डीबीआर के होने से बहुत कुछ चेंज हो सकता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि डीबीआर का क्या असर होता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, सपोज करो कि हमारी कंपनी के अंदर हमने हमारे जो मेंबर्स है बच्चों ABCD, सपोज करो हमारे पास में 4 कंपनी के मेंबर्स है, बड़े मेंबर्स है 4 या 4 ही मेंबर्स है। ठीक है, इनके पास में बच्चों 30,000 का शेयर कैपिटल है मान लेते हैं। इसके पास में भी बच्चों 30,000 का शेयर कैपिटल है, शेयर से एक ही बात हो गई। इसके पास में बच्चों 20,000 का कैपिटल या शेयर है और इनके पास में भी 20 का शेयर है या कैपिटल है, बराबर। और खास बात ये कि सारे के सारे वो शेयर्स हैं जिन पर वोटिंग राइट्स होता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई टेंशन नहीं। तो ये टोटल बच्चों शेयर्स हो गए हैं 1 लाख के, 1 लाख। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों वोटिंग राइट्स की। तो जैसा मैंने कहा था कि जितने आपकी कैपिटल है उतने आपके वोट्स भी हैं, तो कोइंसिडेंटली बच्चों इनके वोट्स भी कितने रहेंगे? यही, अरे चल जा भाई, 30,000, इसके भी 30,000, इसके भी 20 और इसके भी 20। जितना कैपिटल है उतना, या शेयर्स के बेस पे भी ले सकते थे अपन। हाँ जी, टोटल बच्चों ये हो गए हमारे पास 1 लाख के। ठीक है, बराबर, समझे आप मेरी बात को? अब क्या होता है, यहां तक तो कोई टेंशन है ही नहीं। अब बच्चों कंपनी ने सोचा अगले साल, मान लेते हैं ये सारा जो काम है बच्चों ये है हमारा 18-19 का, 18-19। अब कंपनी ने सोचा कि यार 1920 में हम लोग इशू करते हैं डीबीआर, ये रहा 1920, और कंपनी यहां पे बच्चों डीबीआर इशू करना चाह रही है। और डीबीआर के अंदर वो क्या चाह रही है कि बच्चों 1 लाख शेयर इशू करेगी, 1 लाख न्यू शेयर्स और इशू करेगी। और इस बार वोटिंग का रेशियो रहेगा बच्चों 2:1 का, या 1:2 कर देते हैं ना थोड़ा, आपको 1:2:1 का मतलब हो गया कि हर 2 पे 1 का राइट हम देंगे, पर बोला जनरली कैसे जाता है इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूं आपके लिए। इसको हम लोग बोल सकते हैं 1:2, यानी हर 2 शेयर पे 1 वोट मिलेगा आपको, है ना। डीबीआर की खासियत यही होती है कि ज्यादा शेयर्स पे कम वोटिंग राइट हम देते हैं ताकि कंपनी का कंट्रोल जो ऑलरेडी प्रमोटर्स है उनके हाथ में रहे, और डिविडेंड तो आपको पूरे मिलेगा, 1 लाख पे 1 लाख का ही मिलेगा, है ना, जितना भी डिविडेंड डिक्लेयर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे लोगों कि जो 1 लाख नए शेयर इशू किए उन पर वोटिंग राइट तो 50,000 ही होंगे। समझ रहे हैं आप लोग, 50,000 ही हमारे वहां पे वोटिंग राइट्स होने वाले हैं। इसका मतलब क्या खासियत हो गई कि हमारे शेयर्स तो हो गए हैं बच्चों 2 लाख के, कैपिटल या शेयर्स हमारे 2 लाख के हो गए, लेकिन वोटिंग पावर एक्चुअल के अंदर 1,50,000 ही हुआ। तो ये माना जाएगा बच्चों हमारा टोटल वोटिंग पावर। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को? तो ये डीबीआर इशू करने से चेंज हो जाता है, अदरवाइज तो सेम टू सेम ही चलता है, जितने शेयर जितना कैपिटल उतने ही आपके वोटिंग राइट्स रहेंगे, लेकिन डीबीआर की वजह से हमारा मैटर जो है वो चेंज हो सकता है। ये चीज आप लोग जरूर ध्यान में रखने वाले हैं। ठीक है, बराबर, कोई टेंशन नहीं। तो ये बच्चों टोटल वोटिंग पावर का हमारा डेफिनेशन था जो आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस कर लिया।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बच्चे लोगों। डेफिनेशन के अंदर कुछ 14-15 डेफिनेशन हम लोगों ने यहाँ से कवर की है, जो एग्जाम के हिसाब से बहुत बढ़िया डेफिनेशन हो सकती है। एक थोड़ा सा क्वेश्चन भी देखें क्या, आइए देखते हैं। इन्होंने बोला है एमएनपी प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट विद अ पेड अप शेयर कैपिटल बच्चों 45 लाख का है, 45 लाख का कैपिटल का टर्नओवर है, सॉरी कैपिटल है, तो 50 लाख से कम है। लेकिन टर्नओवर बच्चों 3 करोड़ का हो चुका है, जबकि 2 करोड़ की मैक्स लिमिट थी। तो आपसे पूछा क्या ये स्टेटस रखते हैं क्या स्मॉल कंपनी का? नहीं रखते हैं। हाँ, अगर इनका टर्नओवर बच्चों 1.5 करोड़ का होता तो ये रख सकते थे। डेफिनेशन आपने समझा दिया, फाइनल आंसर चेक कर लें। देखिए इन्होंने क्लियर बोल दिया कि यहाँ पे इनका टर्नओवर 2 करोड़ होना चाहिए, जबकि 3 करोड़ है, तो ये स्टेटस स्मॉल कंपनी का अचीव नहीं करते। लेकिन अगर इनका टर्नओवर 1.5 करोड़ का होता तो दोनों कंडीशंस पूरी हो रही है साथ में, तो बिल्कुल आप अवेल कर सकते थे एक स्मॉल कंपनी का स्टेटस। ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है बच्चे लोगों, तो ये हमारी सारी बात थी। छोटा सा एक चैप्टर हमारा था जिसका रिवीजन मैंने यहाँ पे ले लिया है। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमारी है। वैसे तो अलग अलग चैप्टर के साथ साथ अलग अलग डेफिनेशन काम में आती है, लेकिन कई बार इन पर क्वेश्चन बन जाता है, तो यहाँ से हमने वो डेफिनेशंस के ऊपर बात कर ली है। तो ये मेरा था एक रिवीजन का पार्ट, जो मैं चाह रहा था कि हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के ऊपर यहाँ पे बात कर लें, जो आप लोगों से मैंने कर ली है। नेक्स्ट हमारे 3 लेक्चर बच्चों ऑडिट के लिए आने वाले हैं। ऑडिट के इंपॉर्टेंट पार्ट्स का चैप्टर वाइज आप लोगों को मैं रिवीजन करवाने वाला हूँ। तो कल जो आपको लेक्चर मिलने वाला है वो ऑडिट के लेक्चर है। अगले 3 लेक्चर ऑडिट के मिलेंगे और फिर वापस हम लोग लॉ पर बात करेंगे। अच्छा, अगर आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपको पढ़ाऊं, जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं लेक्चर बनाऊं, तो वो आप मुझे इस लेक्चर के कमेंट में लिख सकते हैं। बराबर से जल्दी ही लाइव क्लास के अंदर भी आऊंगा मैं आप लोगों से मिलने के लिए। हो सकता है संडे को हम लोग एक मुलाकात भी रख लें अपनी पहले, तो तब हम लोग और बात करेंगे, लाइव क्लासेस भी लूंगा। तो अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक ऐसा है, बराबर पूरे चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन स्पेसिफिक टॉपिक आप चाहते हैं कि सर ये वाला टॉपिक एक बार समझा दीजिए, इसको हमको पढ़ना है, वेदर लॉ में है इंटरमीडिएट या ऑडिट के इंटरमीडिएट में है, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वो जरूर मैं अपने रिवीजन शेड्यूल के अंदर इंक्लूड कर लूंगा। ठीक है बच्चे लोगों, तो ये थी सारी बात। जरूर आप लोग लेक्चर के साथ में जुड़े रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लीजिएगा, ताकि लगातार नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके बच्चों, बस पढ़ते रहिएगा, जुड़े रहिएगा। फिर मुलाकात होती है। टाटा बाय बाय, शब्बा खैर।